हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं एमसीआरई ओटी टेक्नीशियन मेमोरी बेस्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर के ऊपर। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अगस्त 2025 में जो क्वेश्चंस पूछा गया है उसी के ऊपर ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस होने वाला है। तो ये वीडियो के अंतिम तक आप बने रहिएगा क्योंकि आपको सीखने को बहुत कुछ मिलने वाला है। यह है पार्ट 4। हम लोग पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं एंड पार्ट 5 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे जिसमें 20 क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। ईच पार्ट्स में हम लोग 20 क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। 5 पार्ट्स जो आएगा उसमें हम लोग बात करने वाले हैं मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर्स, जनरल नॉलेज जो होता है, जो नॉन टेक का क्वेश्चंस है उन सबको हम लोग सॉल्व करेंगे लास्ट वाले पार्ट्स में। तो चलिए हम लोग वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और आपको सॉल्व करते हैं। तो आज हम लोग 20 क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो हम लोग 61 क्वेश्चंस को पहले सॉल्व करेंगे। इसमें आइडेंटिफाई द वेव फॉर्म ऑफ मैकेनिकली वेंटिलेटेड पेशेंट, यानी कि मैकेनिकली क्या है, वेंटिलेटेड पेशेंट्स है, वेंटिलेट पर पेशेंट्स है और उसका ये वेव फॉर्म्स बन रहा है और ये वेव फॉर्म्स को देख करके आइडेंटिफाई करना है कि ये हाइपो वेंटिलेशन में पेशेंट्स है या नॉर्मल वेंटिलेशन है या ब्रोंकोस्पाज्म है या इंक्रीज CO2 है। तो ये आपको वेव फॉर्म्स को देख करके बतलाना है। ये क्या है, कौन सा डिस्प्ले पर है, तो ये कैप्नोग्राफी। आप लोग को पता होगा क्या है, कैप्नोग्राफी का ये डिस्प्ले पर शो कर रहा है तो उसका डिस्प्ले है। तो इसको आप देख करके आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसमें से कौन सा कंडीशंस पेशेंट्स का शो हो रहा है। तो अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो ग्राफ किस तरह का बनता है, तो ग्राफ इस तरह से बनता है। चलिए ग्राफ को हम लोग बनाते हैं, उसके बाद आपको आइडेंटिफाई आराम से हो जाएगा। इस साइड में जो है ये CO2 है, ये इसका यूनिट क्या है, mmHg है, यानी मिलीमीटर पर मरकरी यहाँ पे है। और इस नीचे की तरफ देखते हैं तो ये क्या है, टाइम है, ये टाइम के साथ बढ़ रहा है। तो आप लोग ये चीज़ जान रहे हैं कि इसका जो वेव बनता है, मान के चलिए यहाँ पर ये 20 है, यहाँ पर ये 40 है, यहाँ अगर हम जाएंगे तो ये 60 है, इस तरह से है। तो इसका ये जो वेव बना हुआ है, कैसे वेव बना हुआ है, तो इस तरह से ऐसे आया हुआ है वेव, फिर यहाँ से इस तरह से आया है, फिर यहाँ से आकर के वेव इस तरह से वेव ऐसे ही बनाया हुआ है। तो चलिए इससे अब हमको ये समझ में आ रहा है कि ये किसके आसपास है, तो 40 के आसपास है। किसके आसपास है, 40 mmHg के आसपास है, यानी अप्रोक्सीमेटली ये है, अप्रोक्सीमेटली इतना के पास है। अप्रोक्सीमेटली कितना के पास है, 40 के पास अप्रोक्सीमेटली है। तो हम लोग पढ़ रखे हैं कि जो EtCO2 होता है, EtCO2 होता है, वो जो नॉर्मल का अगर बात करेंगे तो नॉर्मल EtCO2 कितना होता है, तो आप लोग बोलेंगे कि 35 to 45 mmHg होता है। तो इतना इसका होता है। तो अगर इससे हम लोग इसको कनेक्ट करते हैं तो इसका फॉर्म्स क्या होने वाला है, तो आप तुरंत इसको बताइएगा, बोलिएगा द वेव फॉर्म्स सो इज अ नॉर्मल कैप्नोग्राफी। EtCO2 जो वेव्स है ये क्या है, नॉर्मल हम लोग को दिखाने की कोशिश कर रहा है कि ये क्या है, नॉर्मल है। 35 एंड 45 के क्या है, मिडिल में, बिटवीन है। तो अब इससे आप हम लोग पता कर पाते हैं कि ये क्या है, तो ये नॉर्मल है। तो इसमें आप लोग क्या बोलिएगा, हाइपो वेंटिलेशन तो नहीं, इसमें हाइपो वेंटिलेशन नहीं होगा। नॉर्मल वेंटिलेशन तो बोलिएगा हाँ, इसमें क्या है, नॉर्मल वेंटिलेशन है, पेशेंट्स का क्या है, नॉर्मल वेंटिलेशन है। ब्रोंकोस्पाज्म इसमें नहीं होगा, इंक्रीज CO2 नहीं होगा। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया। तो कॉन्सेप्चुअल आपको हमेशा तैयारी करके रखना होता है कि जो वेव फॉर्म्स होता है, देखिए ये इसमें और एक क्वेश्चन आपको याद रखना है कि इसका शेप भी पूछा जाता है कि जो वेव फॉर्म्स जो बनता है उसका शेप क्या होता है। तो आपको हमेशा बताना है इसका शेप का। अगर बात करेगा तो आप क्या बोलिएगा, तो ये रेक्टेंगुलर होता है। क्या होता है, रेक्टेंगुलर होता है, इस तरह का इसका शेप बनता है। आई होप ये अब तक आपको समझ में आ गया। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे देखेंगे। ए फ्लैट लाइन ऑन द वेव फॉर्म ऑफ कैप्नोग्राफी इज सीन इन, यानी कि इसमें बोल रहा है 62 में बोल रहा है कि एक फ्लैट लाइन बना दिया है, यानी कि इसमें जो हम लोग देखते हैं कि फ्लैट लाइन बन गया, यानी कैप्नोग्राफी जो इस तरह से भी हम लोग ग्राफ बनाए थे ना,
इसमें जो ग्राफ दिखा रहा है फ्लैट लाइन दिखा रहा है, एकदम सीधा सा लाइन इसमें दिखा रहा है। तो सीधा लाइन इस तरह से दिखा रहा है। तो अब सीधा लाइन जब इसमें दिखाएगा, इधर हम लोग जान रहे हैं इधर क्या है, तो MgH यानी कि CO2 यहाँ पर कैप्नोग्राफी दिखा रहा है, इधर क्या है टाइम इधर दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पर फ्लैट लाइन हो गया। तो आप इसमें डायग्नोस करने के लिए बोल रहा है जो इसका वेव जो बना है ना, क्या है फ्लैट है पूरा, तो कैप्नोग्राफी इज सीन। तो इसका क्या सीन होगा कैप्नोग्राफी, हम लोग क्या इसका डायग्नोस कर पाएंगे। तो ब्रोंकियल इंट्यूबेशन, जब देखिए अब इंट्यूबेशन जब हम लोग करते हैं तो ब्रोंकियल इंट्यूबेशन होगा। जब ब्रोंकियल इंट्यूबेशन होगा तो फिर भी कुछ ना कुछ ग्राफ्स क्या होगा बनेगा। ये चीज़ को आप लोग को पता होगा कि जब भी ब्रोंकियो अगर हो जाएगा, ब्रोंकियो अगर इंट्यूबेशन होगा तब भी क्या होगा हमें ग्राफ्स देखने को मिलेगा। अगर ब्रोंको स्पाज्म होगा, देखिए ब्रोंको अगर स्पाज्म होगा तो उस टाइम में भी हमको कुछ ना कुछ क्या होगा ग्राफ्स देखने को मिलेगा। तो ये दोनों इसमें नहीं होगा, ये तो कन्फर्म है। अगर एसोफेगस इंट्यूबेशन हो जाएगा, एसोफेगस इंट्यूबेशन हो जाएगा यानी कि देखिए आगे की तरफ क्या होता है, ये हुआ ट्रेकिया, यहाँ पर आप इधर से एंटेरियर रखिए, ये पोस्टेरियर यहाँ पर रखिए। तो ये पहले सबसे आगे में क्या होता है ट्रेकिया होता है, उसके बाद यहाँ पर क्या होता है एसोफेगस होता है, पीछे की तरफ क्या होता है एसोफेगस होता है, यहाँ पर क्या होता है ट्रेकिया होता है। तो इसमें क्या होता है एपिग्लोटिस होता है, इसको ढकता है। तो अगर हम लोग यहाँ से इधर की तरफ, ये क्या है टंग है, ये जो देख रहे हैं ये क्या है टंग इधर है। तो ये जो अगर हमारा एसोफेगस में अगर क्या होगा इंट्यूबेशन हो जाएगा तो उस टाइम में क्या होगा हमारा कोई वेव्स नहीं दिखाई देगा, एकदम फ्लैट लाइन दिखाई देगा। क्योंकि हमारा जब तक CO2 नहीं आएगा तब तक क्या होगा वेव फॉर्म्स दिखाई नहीं देगा। कैप्नोग्राफी का ये रूल है कि कैप्नोग्राफी क्या होता है, कैप्नो मतलब ही क्या होता है, कैप्नो मतलब बोलिएगा कि CO2 होता है। जब तक CO2 नहीं आएगा तो ये अपना वेव्स को नहीं दिखलाएगा। तो ये आपको क्लियर हो गया कि इसका सही आंसर क्या होगा, सी होगा, एसोफेगल इंट्यूबेशन यहाँ पर हो जाएगा। एसोफेगस में अगर इंट्यूबेट हो जाएगा पेशेंट्स तो उस टाइम में वेव फॉर्म्स नहीं दिखाई देगा। हाइपोवेंटिलेशन तो ये भी गलत हो जाएगा। आई होप ये अब तक आपको समझ में आ गया होगा। तो एक चीज और आपको याद रखना है कि इससे अगर रिलेटेड क्वेश्चंस और आएगा तो उसे आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए एक नंबर में अगर आपको दिखे कि एसोफेगस इंट्यूबेशंस अगर दिखेगा, एसोफेगल अगर इंट्यूबेशंस आपको दिखेगा तो आप इसको क्या करेंगे सही आंसर करेंगे जब फ्लैट लाइन का बात करेगा। और एक हो सकता है सर्किट डिस्कनेक्शन भी हो सकता है। सेकेंड में यहाँ पर ऑप्शन नहीं है सर्किट डिस्कनेक्शन का। अगर हो सकता है कि टेक्निकल थोड़ा सा क्वेश्चंस को क्या होगा तोड़ मरोड़ कर अगर पूछेगा तो उस टाइम में आपको फंसा सकता है। तो हम 2026 के लिए भी तैयारी कर रहे हैं तो इस चीज़ को याद रखना है कि सर्किट क्या हो सकता है, सर्किट डिस्कनेक्ट हो सकता है। ये भी आपको याद रखना है, सर्किट क्या हो सकता है डिस्कनेक्ट हो सकता है, डिस्कनेक्शन हो सकता है। तो उसके कारण भी क्या हो सकता है फ्लैट लाइन बन सकता है। और एक कंडीशन होता है वह भी आपको याद रखना है कि एपनिया, एपनिया मतलब क्या होता है टेम्परेरी, आपको एपनिया याद रखना है। एपनिया के बारे में आप लोग जान रहे होंगे, आप लोग बहुत समझदार हैं, आप लोग पढ़ रहे हैं, आप लोग के पास ज्ञान है तो आपको पता होगा एपनिया का मतलब क्या होता है। तो टेम्परेरी स्टॉपिंग ऑफ ब्रीदिंग, यानी कि टेम्परेरी क्या होता है जब स्टॉप हो जाता है ब्रीदिंग उस टाइम में भी फ्लैट लाइन आ सकता है एंड एक कार्डियक अरेस्ट ही है सबसे इंपॉर्टेंट। या चौथा ये भी आपको याद रखना है कि कार्डियक अरेस्ट क्या याद रखना है, तो चौथा में आपको याद रखना है कार्डियक अरेस्ट, कार्डियक अरेस्ट भी आपको याद रखना है। जब कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, इलेक्ट्रिकल जो इम्पल्स होता है माल फंक्शंस हो जाता है, उस टाइम में आपको फ्लैट लाइन आ सकता है। तो ये भी आपको याद रखना है। मान के चलिए ये आपको अगर नहीं पता है तो इसको जान लीजिए, ये क्या है हार्ट है, हार्ट है तो इसमें चेम्बर है। इसके बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है तो हमारे वीडियो में जाकर के हमारे चैनल पर आप देख सकते हैं। देखिए इसमें यहाँ पर क्या है, तो ये बोलिएगा कि एसए नोड है, यहाँ पर क्या है ये एसए नोड है, साइनो आर्ट्रियल नोड है। यहाँ पर अगर बात करेंगे तो ये क्या है एवी नोड है, एवी नोड है। तो यहाँ से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स निकलता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स निकलता है आर्ट्रियम में, क्या होता है आर्ट्रियम्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट करता है तब जाकर के वेव बनता है। आप लोग जान रहे होंगे कि ईसीजी में इस तरह से क्या होता है वेव बनता है, इस तरह से क्या होता है तो वेव बनता है। यहाँ पर क्या होता है P Q R S T इस तरह से वेव बनता है।
चलिए इसको इसीलिए हम समझा रहे हैं कि आपको समझ में आएगा कार्डियक अरेस्ट क्या होता है। तो जो पी वेव बनता है, पी वेव बनता है आपका जो ऊपर का ये आप देख रहे हैं, ये ऊपर जो है आर्ट्रियम्स, आर्ट्रियम्स का कॉन्ट्रेक्शन होता है, तो उस टाइम में पी वेव बनता है। जब यहाँ पर वेंट्रिकल्स है, राइट और लेफ्ट दोनों साइड का अगर वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रेक्शन होगा उस टाइम में क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स बनेगा, ये वेव बनेगा। उसके बाद रेस्ट फेस में जो जाता है उस टाइम में टी वेव बनता है। तो जब ये अरेस्ट हो जाएगा, जब ऐसे नोड्स ही इम्पल्स जनरेट नहीं करेगा उस टाइम में होता है कार्डियक अरेस्ट। क्या होता है? कार्डियक अरेस्ट होता है। उस टाइम में भी आपको क्या हो सकता है? फ्लैट लाइन दिख सकता है। तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अगर ईसीजी के बारे में आपको जानना है, ईसीजी के बारे में आपको जानना है, तो ये जैसे ही एग्जाम खत्म होगा इसका, तो उसके बाद हम लोग ईसीजी पे डिस्कस करेंगे। तो ईसीजी को आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं, तो वह वीडियोज भी आप जरूर देखिएगा। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे बात करेंगे 63 में रिकवरी ऑफ स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग इन कैप्नोग्राफी इज आइडेंटिफाइड बाय। यानी देखिए सबसे इसमें कैप्नोग्राफी से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, सर्किट से क्वेश्चंस पूछा जाता है, तो इन सबको आपको तैयार करना है। सर्किट से हम देख रहे हैं, कैप्नोग्राफी से देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछा जाता है, तो इस दोनों को आपको बहुत अच्छे से तैयारी करना है। तो इसमें बोला है रिकवरी ऑफ स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग इन कैप्नोग्राफी इज आइडेंटिफाइड बाय। देखिए जब क्या बोला है कि जब रिकवरी है होगा स्पॉन्टेनियस, जब ब्रीदिंग जो होता है स्पॉन्टेनियस रिकवरी होता है, पेशेंट मान के चलिए जीए पे है, ऐसे समझिए कि पेशेंट क्या है, तो हमारा जीए पर है। पेशेंट जब जीए पर है, आप उसको रिवर्सेबल हम दे दिए, जब रिवर्सेबल दे दिए हैं पेशेंट्स को, तो अब क्या हो रहा है, वो स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग कर रहा है। अब भेंट पर से क्या हो रहा है, वो हट रहा है। भेंट पर से जब हट रहा है तो स्पॉन्टेनियस जब ब्रीदिंग होगा, तो कैप्नोग्राफी जो होगा वो मॉनिटर पे हमको किस तरह का ग्राफ दिखेगा उस चीज के बारे में यहाँ पर पूछ रहा है कि इंक्रीजिंग हो जाएगा EtCO2, डिक्रीज हो जाएगा EtCO2, या क्यूरियर लेफ्ट हो जाएगा, या फ्लैट लाइन बन जाएगा। इनमें से क्या होगा तो वो आपको बतलाना है। तो इनमें से आपको क्या होने वाला है, तो वो चलिए अब हम लोग समझते हैं। तो आपको अब तुरंत अभी हम बात कर रखे हैं कि ग्राफ को आपको जानना, सीखना, ग्राफ को आइडेंटिफाई करना आपको आ गया है। मान के चलिए ये क्या है, ग्राफ इस तरह से बनता है। यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर CO2 है, किस में है, तो MMHg में है, ये आपको क्लियर हो गया है। इधर क्या है, तो टाइम है, इधर क्या है, टाइम है। वेव किस तरह से बनता है, यहाँ पर मान के चलिए यहाँ पर क्या है, ये मान के चलिए 20 है, यहाँ पर क्या है 40 है, यहाँ पर क्या है 60 है, इस तरह से इसमें मार्किंग किया हुआ है। वेव जो बनता है तो किस तरह से वेव बनता है, तो बोलिएगा ऐसे आता है, ऐसे बनता है, इस तरह से आता है, फिर यहाँ से आ करके फिर इस तरह से बनता है, ऐसे बनता है। इसको हम लोग बोलते हैं वेव। ये कैसा होता है, रेक्टेंगल तरह का होता है, ये सबको पता है। तो अब देखिए जब फ्लैट बन रहा था, लेकिन यहाँ पर आप क्या किए हैं सर, तो यहाँ पे आप ये इस तरह से क्या है कर दिए, ये क्या कर दिए, तो यही मेन इंपॉर्टेंट चीज है, इसी को हमको समझना है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूरेट्स बोलते हैं, क्लेफ्ट्स बोलते हैं, क्यूरेट्स लेफ्ट्स बोलते हैं, ये आपको याद रखना है। क्यूरेट्स लेफ्ट्स बोलते हैं, क्यू रेर लेफ्ट्स यहाँ पर बोलते हैं, CLEFT बोला जाता है, ये आपको याद रखना है। जब स्पॉन्टेनियस जब ब्रीदिंग, देखिए ये जो बना रहा है, ये ग्राफ यहाँ से जो बन रहा है, ये क्या हो रहा है, भेंट पर बन रहा है, लेकिन यहाँ पर जैसे ये स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग कर रहा है तो इस तरह से नोच बन जाता है, फिर यहाँ से नॉर्मल जा रहा है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर क्या हुआ, स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग पेशेंट्स कर रहा है, स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग पेशेंट्स कर रहा है, यानी स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग पेशेंट्स कर रहा है, इसी कारण से इस तरह का नोच बनता है। अब यहाँ पर हो गया ना कि रिकवरी जब पेशेंट होगा स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग करेगा, कैप्नोग्राफी इज आइडेंटिफाई जो हम लोग करेंगे, तो उस टाइम में क्या बनेगा, तो क्यूरेट्स क्लेफ्ट्स बनेगा। देखिए इसका ऑप्शन सी आपको सीधा दिखाई दे रहा है कि इसका क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए एक चीज और आपको याद रख लेना है, क्यूरेट्स लेफ्ट्स का मतलब होता है पेशेंट्स एफोर्ड्स टू ब्रीथ, ये आपको याद रखना है। इसका मतलब ये होता है, ये आप अपना नोट्स में भी इसको लिख सकते हैं। क्या यहाँ पर है, क्यूरेर क्लेफ्ट्स
का मतलब क्या होता है, तो आप बोलिएगा कि इसका मतलब होता है कि पेशेंस एफर्ट्स टू ब्रीथ, यानी पेशेंस क्या कर रहा है, ब्रीथ में अपना एफर्ट लगा रहा है, उस टाइम में बनेगा क्यूरेट्स क्लेप्स बनेगा। आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा तो हमारे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, इससे कि जो भी वीडियो हम अपलोड करें वे आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। एंड अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको समझ में आए, अंतिम में आप ये डिसीजन लीजिएगा कि अपने दोस्तों के साथ ये इसको शेयर करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। अगर किसी तरह का आपका क्वेरीज है, कोई डाउट है, तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे बात करेंगे 64 में। देखिए एस्पेरोमीटर ग्राफ शो इन विच लंग पैथोलॉजी, यानी कि आप देखिए हमको जो एस्पेरोमीटर होता है, एस्पेरोमीटर का ग्राफ यहाँ पर शो हो रहा है, उससे हमको करना है क्या कि लंग्स का पैथोलॉजी को हमको जानना है। तो यहाँ पर देखिए इसका बन रहा है, ये क्या है, एस्पेरोमीटर है। एस्पेरोमीटर बनता है तो आप लोग जान रहे होंगे इस तरह से रहता है, ऐसे बनेगा फिर ऐसे बनता है, इसे ये आपको ग्राफ देखने को मिलेगा। तो इस तरह से बनना स्टार्ट होता है। तो इसको अब हम लोग जानने का कोशिश करते हैं, इसको समझने का प्रयत्न करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिखा रहा है, तो आपको फ्लो दिखा रहा होगा, लीटर पर सेकेंड्स दिखा रहा होगा, यहाँ पर वॉल्यूम्स लीटर में आपको दिखा रहा होगा। चलिए ये ठीक है। तो इसमें बोल रहा है कि क्या होगा, रेस्ट्रिक्टिव लंग्स डिजीज होगा या ब्रोंकोस्पाज्म होगा या आपको ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज लाइक COPD होगा या अस्थमा होगा। देखिए रेस्ट्रिक्टिव और ऑब्स्ट्रक्टिव ये दो शब्द है। ऑब्स्ट्रक्टिव मतलब क्या, ऑब्स्ट्रक्शंस है, यानी लंग के अंदर क्या है, ऑब्स्ट्रक्शंस है, तो वो प्रॉपर क्या कर पाएगा, इनहेल और एक्सहेल जो होता है उसमें इसको डिफिकल्टीज हो सकता है। आप लोग पढ़े होंगे ना कि FVC होता है, फोर्स वाइटल्स कैपेसिटी होता है, FEV होता है, जो वेंटिलेटर के बारे में आप लोग पढ़ रहे होंगे, जिसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़े होंगे, फोर्स एक्सपायरेटरी, जो वॉल्यूम इन 1 सेकेंड में जो हम लोग फोर्सली जो बाहर निकालते हैं वह सब आप लोग पढ़े होंगे। तो वही इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंस रोल्स करता है। जो इस वाला ग्राफ को आप अगर देखते हैं तो इसमें FEV1 मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल करता है। तो इसी के कारण क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज लाइक COPD होता है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी जो डिजीज होता है वह इसको आइडेंटिफाई करता है लंग्स पैथोलॉजी में। तो इसको बहुत डिटेल में आपको जानना पड़ेगा, तब जाकर के आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यह आपको थ्योरी जब हम लोग देखेंगे तो उस टाइम में इसको बहुत अच्छे से सॉल्व आपको करके बतलाएंगे। तो इसमें आपको नॉर्मली आपको जानना है ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज लाइक COPD होता है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर नहीं भी आया होगा तो इसके बारे में आपको जानना है, एस्पेरोमीटर जो होता है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो उस वीडियो को भी आप जरूर देखिएगा। हमारे चैनल से अगर आप बने रहते हैं तो आपको एम्स जरूर क्लियर होगा, अगर आप मेहनत करते हैं तो आपको जरूर क्लियर होगा। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं 65 में देखते हैं। अगर इसका PDF आप लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम से आप जुड़ करके PDF भी कलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए 65 में देखते हैं, एन इंक्रीज इन APL यानी एडजस्टेबल प्रेशर लिमिटिंग वॉल्व्स कैन लीड टू। देखिए यहाँ पर बोल रहा है एन इंक्रीज इन APL, यानी क्या हो रहा है, यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है APL वॉल्व, एडजस्टेबल प्रेशर लिमिटिंग वॉल्व कैन लीड टू। उस टाइम में तब क्या क्या हो सकता है, तो आप बोलिएगा कि इंक्रीज हो जाएगा वेंटिलेशन, डिक्रीज हो जाएगा एयरवे प्रेशर, C में हो जाएगा बेरोटोमा हो जाएगा, ट्रोमा हो जाएगा या हाइपोवेंटिलेशन होगा। तो इन चारों में से क्या इसका ऑप्शन होने वाला है वह हमें आप बता सकते हैं कि इसका क्या ऑप्शन होने वाला है। तो अगर हम इसको देखते हैं अच्छे से, अगर बात करते हैं तो इसमें क्या होगा, तो आप लोग जान रहे होंगे कि जो हमारा APL जो वॉल्व होता है, APL वॉल्व का मेन काम क्या होता है। तो इस आप बोलिएगा तुरंत यहाँ पर आपका दिमाग में आना चाहिए क्या, सर्किट प्रेफर आना चाहिए। सबसे पहले क्या आना चाहिए, तो आपको सर्किट प्रेफर्स आपका ब्रेन में आना चाहिए। तो इसमें क्या होता है, तो
आपको सर्किट में जो प्रेशर होता है उसको रेगुलेट करने का काम करता है, उसको कंट्रोल करने का काम करता है, एडजस्टेबल करने का काम करता है ये एपीएल वॉल्व। तो अब यहां से बोल रहा है कि अब यहां पर इंक्रीज है, मेरा एपीएल वॉल्व क्या है, इंक्रीज है, तब जाकर के अब यहां पर क्या लीड कर सकता है। तो यह हमारा जो एपीएल वॉल्व होता है, मान के चलिए ये सर्किट है, ये आपको सर्किट दिख रहा है, ये इधर से मशीन इंड दे देते हैं, मशीन इंड है, इधर मशीन इंड है, यहाँ पर क्या है, ये पेशेंट इंड दे देते हैं, पेशेंट इंड है। तो ये सर्किट में जो है, सर्किट में प्रेशर अगर हम लोग एपीएल वाल्व को क्या इंक्रीज करके रखेंगे तो उस टाइम में इसका प्रेशर क्या होगा, प्रेशर भी इसका बढ़ने लगेगा, यानी कि प्रेशर भी क्या होगा, सर्किट का बढ़ने लगेगा। जब सर्किट का प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा, सर्किट फट जाएगा, सर्किट लीकेज होगा। तो बोलेगा हो सकता है कि ये होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा जाकर के हमारा क्या करेगा, लंग में दिक्कत कर देगा, यानी कि लंग में क्या कर सकता है, ये तो डैमेज कर सकता है, जो हमारा लंग का जो टिश्यू होता है उसको ये क्या कर सकता है, डैमेज कर सकता है। तो अब यहाँ से कॉन्सेप्ट आप तुरंत इसको उठा लीजिएगा कि लंग्स का जो होगा टिश्यू को क्या करेगा, डैमेज करेगा, क्या करेगा, डैमेज करेगा। जब लंग का टिश्यू को डैमेज करता है उसका मेडिकल टर्म में हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं बेरोट्रोमा बोलते हैं, बेरोट्रोमा बोलते हैं। इसी कारण से इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो बेरोटोमा आपको समझ में आ गया कि यहाँ से हम लोग कहाँ दिए, जब इसका प्रेशर बढ़ेगा, तो जब प्रेशर बढ़ा, जब प्रेशर जैसे ये इंक्रीज होगा तो उस टाइम में क्या होगा, सर्किट का प्रेशर बढ़ गया, जब सर्किट का प्रेशर बढ़ेगा तो अब कहाँ पर जाएगा, तो हमारा बॉडी का एनाटॉमी पर प्रेशर बनाना स्टार्ट करेगा। तो उस टाइम में क्या हो सकता है, तो बेरोटोमा हो सकता है। आई होप ये अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरह का कंडीशन हो सकता है, बेरोट्रोमा हो सकता है, या न्यूमोथोरेक्स भी हो सकता है। अगर सेकेंड ऑप्शन हमारे पास न्यूमोथोरेक्स होता है तो उस टाइम में हम इसको भी कर सकते हैं। डिक्रीज हो सकता है, वेनस रिटर्न्स भी क्या हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है, हाइपोटेंशन में भी पेशेंट्स चले जा सकता है। देखिए न्यूमोथोरेक्स जो होता है ये आपको समझ में आ रहा होगा, न्यूमोथोरेक्स क्या होता है, एयर लीक हो जाता है इनटू द प्लूरा स्पेस। आप लोग एनाटॉमी अगर पढ़े होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा प्लूरा स्पेस क्या होता है, बिटवीन योर लंग एंड चेस्ट के वॉल जो होता है उसके बीच में क्या होता है, प्लूरा स्पेस होता है, वहां पर लीकेज होकर के एयर जा सकता है। अगर प्रेशर बहुत ज़्यादा हमारा लंग में बना हुआ रहेगा तो वह क्या हो सकता है, कहीं तो कहीं लीकेज करेगा अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर बनेगा, इसीलिए एपीएल वॉल्व बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आई होप ये अब तक आपको समझ में आ गया। एपीएल वॉल्व को भी आपको जानना है, यानी कि जो एनेस्थेसिया मशीन्स को बहुत अच्छे से, उसका जितना ऑपरेटर्स है, एसोसीरीज है, उन सब को आपको बहुत अच्छे से जानना पड़ेगा। क्यों, जितना कंपोनेंट्स है उसको जानना पड़ेगा, उससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एम्स पूछती है, तो आपको बहुत अच्छे से तैयारी करना है। अगर आप प्रीवियस अगर सारा कुछ वीडियोज मेरा देखे होंगे तो आपको बहुत अच्छे से अब समझ में आ रहा होगा कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछता। मेरा मेन फोकस, मेरा मेन गोल यही है कि आपको समझ में आए कि कौन सा किस टाइप का क्वेश्चन एम्स पूछता है और उसी पे हम लोग मेहनत करेंगे। ये नहीं भी फजूल की कोई भी हम तैयारी कर रहे हैं, पूछ रहा है एम्स कुछ और, हम तैयारी कर रहे हैं कुछ और, ये नहीं करना है। उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं, उससे रिलेटेड अगर तैयारी करते हैं तो ये होता है, इसको कहा जाता है स्मार्ट वर्क। तो स्मार्ट वर्क की तरफ हमको काम करना है। हार्ड वर्क तो हम लोग कर ही रहे हैं, उसके साथ स्मार्ट वर्क को भी करना है। आई होप ये अब तक आपको अंडरस्टूड हो गया होगा। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 66 में अगर बात करते हैं तो व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द एपीएल वॉल्व। एपीएल वॉल्व का प्राइमरी फंक्शंस क्या होता है, तो अब इसका आपको तुरंत आपके माइंड में इसका आंसर होना चाहिए कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो आप तुरंत बोलिएगा कंट्रोल ऑक्सीजन फ्लो, आप तुरंत बोलिएगा नहीं ये गलत है। लिमिट सर्किट प्रेशर, आप बोलेंगे हाँ यही सही इसका होगा। डिलीवर्स एनेस्थेसिया, ये गलत हो जाएगा। मॉनिटर्स CO2, ये गलत हो जाएगा। लिमिटिंग सर्किट प्रेशर, ये ऑप्शन इसका सही होगा। आई होप ये आपको क्लियर हो गया। देखिए प्रीवियस से आपको पता चल गया कि एक साल में, एक ही ईयर में 2 टाइप्स का क्वेश्चन पूछ लिया गया है। एक ही क्वेश्चन से रिलेटेड एपीएल से भी देख लीजिए कितना क्वेश्चन पूछ रखा है। 67 में अगर हम लोग बात करते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड इज नॉट यूज इन लेप्रोस्कोपिक सर्जरी बिकॉज, यानी कि देखिए हम लोग ये चीज़ जानते हैं कि जो होता है लेप्रोस्कोपिक जब सर्जरी होता है तो उस टाइम में किसका यूज करते हैं, तो ये आप लोग को पता होगा
कि CO2 का यूज करते हैं। ये इसके बारे में हम लोग प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस कर रखे हैं। नाइट्रस ऑक्साइड का जब बात कर रहा है कि नॉट यूज लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज बिकॉज, क्यों नहीं हम लोग यूज करते थे, अब इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा नहीं कि काहे नहीं इसका यूज करते हैं। तो इसके बारे में आपको बताना है क्या हो सकता है। कोज कर सकता है, हाइपोटेंशन कोज कर सकता है, इंक्रीज एनेस्थेसिया रिस्क हो सकता है, या बोवेल डिस्टेंशन हो सकता है, या इंक्रीज EtCO2 हो सकता है। तो लेप्रोस्कोपी में हम लोग इतना पढ़ रखे हैं कि CO2 अगर नाइट्रस ऑक्साइड अगर बॉडी के लिए सूटेबल होता है तो नाइट्रस ऑक्साइड का यूज होता है, लेकिन नाइट्रस ऑक्साइड क्या है, बॉडी के लिए सूटेबल नहीं है, इसीलिए हम CO2 का यूज करते हैं। CO2 के बारे में बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ रखे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बॉडी में क्या होता है कि डिजोल्व हो जाता है, जो बचता है तो वो डिजोल्व होता है, ब्लड में किसी तरह का क्या होता है दिक्कत नहीं होता है, फायर नहीं वहाँ पर होता है, एक्सपोजर नहीं होता है, यानी कि जब हम लोग कोटरी मशीन चलाते हैं तो वहाँ आग नहीं लगने का चांसेस होता है, ये सब चीज़ इसमें होता है। लेकिन जब नाइट्रस ऑक्साइड लेंगे हम लोग, मान के चलिए N2O ले लिए, अगर बोल रहा है कि N2O अगर ले लिए तो NTO में क्या हो सकता है, तो वहाँ पे आग लगने का चांस हो सकता है। क्या हो सकता है, तो आग लगने का वहाँ पर चांसेस बढ़ सकता है। ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्या हो सकता है, तो आग वहाँ पर लग सकता है। ये हो गया आपका। उसके बाद फायर हो सकता है, और मेन इसमें इंपॉर्टेंस क्या होता है, बोवेल जो होता है इंटेस्टाइन जो है, इंटेस्टाइन्स को क्या करता है, डिस्टेंशन करने लगता है, यानी क्या करने लगता है, तो डिस्टेंशन करने लगता है। ये क्या होता है, तो इंटेस्टाइन यानी कि बोवेल, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटेस्टाइन को क्या बोलते हैं, तो बोवेल बोलते हैं। बोवेल्स का क्या होने लगता है, डिस्टेंशन होने लगता है। ये डिस्टेंशन क्या होता है, तो इसका अगर आप लोग बात करेंगे कि डिस्टेंशंस का मतलब होता है कि बोवेल्स का डिस्टेंशंस का मतलब होता है एबनॉर्मल स्ट्रेचिंग और इनलार्जमेंट ऑफ द इंटेस्टाइन, यानी एबनॉर्मल क्या होता है, स्ट्रेचिंग करने लगता है, लार्ज होने लगता है, बढ़ाने लगता है नाइट्रस ऑक्साइड, इसीलिए इसका यूज हम लोग नहीं करते। आपको अगर नोट्स में लिखना है तो लिख सकते हैं एबनॉर्मल स्ट्रेचिंग्स और इनलार्जमेंट ऑफ द इंटेस्टाइन, यानी इंटेस्टाइन्स को इनलार्ज कर सकता है, ये इसका हो सकता है। इंटेस्टाइन डिस्टेंशन हो सकता है, या पोटेंशियल्स फायर्स या एक्सपोजर रिस्क इसका बढ़ सकता है। इसी कारण से हम लोग इसका यूज नहीं करते हैं। तो इसमें से कॉज हाइपोटेंशन नहीं होगा। अगर हम इसका आंसर्स को अगर सर्च करते हैं तो ये नहीं होगा। इंक्रीज एनेस्थेसिया रिस्क नहीं होगा। तो आपको ये समझ में आ गया कि बोवेल डिस्टेंशन यहाँ पर होगा, इंक्रीज EtCO2 नहीं होगा। तो आपको समझ में आ गया कि इसका आंसर क्या होगा, सी इसका आंसर होगा। तो चलिए आगे अब हम लोग बात करते हैं 68 में। अगर बात करते हैं विच पोर्ट साइज इज यूज्ड फॉर द कैमरा इन लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। चलिए लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के यहाँ पर बात कर रहा है, तो लेप्रोस्कोपिक जब सर्जरी का बात कर रहा है तो उसमें कैमरा का जो पोर्ट होता है वह कैमरा का पोर्ट कौन सा साइज का होता है, 3 mm का होता है, 5 mm का होता है, 10 mm का होता है, 8 mm का होता है। अगर हमारे प्रीवियस वीडियो आप लोग देखे होंगे कोलेक्सिस्टेक्टोमी यानी गोल ब्लैडर का जो रिमूवल करते हैं, गोल ब्लैडर का रिमूवल करते हैं, वह वीडियो अगर आप देखे होंगे तो उसमें सारा प्रोसीजर्स को हम लोग इसमें जो प्रोसीजर्स होता है उसको पूरा डिटेल में बात कर रखे हैं। तो उस वीडियो में आप अगर जा करके देखते हैं तो ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। इस तरह का अगर क्वेश्चन पूछ रहा है तो और उससे रिलेटेड पूछ सकता है, तो इसीलिए आपको सर्जरी वाले प्लेलिस्ट में जा करके आप देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा। तो अगर हम लोग बात करते हैं तो चलिए इसका आपको अब समझा देते हैं, आप देखना कितना अच्छे से आपको समझ में आएगा। देखिए ये इसमें हम लोग कोलिए की बात कर रहे हैं, यानी कि लैप कोली की बात कर रहे हैं। लेप्रोस्कोपिक जो लैप कोली मतलब होता है लेप्रोस्कोपिक कोलेक्सिस्टेक्टोमी, यानी गोल ब्लैडर को जो रिमूव करते हैं वह इसमें प्रोसीजर्स को आपको बताते हैं। वेरिस नीडल, देखिए यहाँ पर वेरिस नीडल है, वेरिस नीडल्स पूछा था प्रीवियस वीडियो जो है वो आपको दिख रहा होगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो ट्रोकार्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो ट्रोकार बोलते हैं। देखिए ये भी आपको पूछ सकता है, इसको क्या बोलते हैं, ट्रोकार बोलते हैं। कितना साइज का आता है, तो 10 mm का पोर्ट आता है, 5 mm का पोर्ट आता है, ट्रोकार बोल सकते हैं, पोर्ट बोल सकते हैं। इसमें 5 mm ट्रोकार्स विथ सेफ्टी टिप या इसका पे सेफ्टी भी टिप आता है, इन सब में इसका आता है। तो कैमरा का जब भी यूज होगा, तो 10 mm पोर्ट्स में कैमरा का यूज होता है। ये लैब का है तो इसमें हम बता देते हैं आपको
अम्बिलिकस, जो अम्बिलिकस एरिया है, अम्बिलिकस का ये ऊपर के टाइम जगह, यहाँ पे इस लोकेशंस पे क्या करते हैं हम लोग, पोर्ट लगाते हैं। पोर्ट लगाते हैं, सबसे पहला पोर्ट यहीं से एक्सेस लेते हैं और इसी को हम लोग बोलते हैं कैमरा पोर्ट, इसको बोलते हैं कैमरा पोर्ट बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो होता है जेफाइट्स के पास, यानी कि स्टोमक्स एरिया जहाँ पर होता है वहाँ पर लेते हैं, वहाँ भी 10 mm का लेते हैं। वह सर्जन का राइट हैंड में रहता है। ये लेफ्ट हैंड में आपको हो गया अपर राइट क्वाड्रेंट्स जो होता है, इसको अगर हम क्वाड्रेंट्स में बांटते हैं तो यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे, राइट्स अपर क्वाड्रेंट्स बोलेंगे। तो वहाँ पर एक लेते हैं, उसके बाद एक जलरी लाइन पर एक लेते हैं। ये आप बहुत अच्छे से हम लोग वहाँ पर डिस्कस कर रखे हैं, वहाँ पर आप जा करके देख सकते हैं। तो आपको ये क्लियर हो गया कि जो कैमरा वाला पोर्ट होगा वो कितना होगा, 10 mm में वह जाएगा। तो इसमें सही आंसर आपको अब समझ में आ गया कि इसका क्या होगा, तो सी सही आंसर होगा, 10 में ये लगेगा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। 69 में देखिए फिर इमेज बेस्ड हो गया है, यहाँ पर आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट्स गिवन इन द इमेज। अभी हम लोग पीछे देखें उससे आपको समझ में आ जाएगा। वहाँ पर जो पोर्ट रखा हुआ था उससे थोड़ा सा इसमें क्या हो रहा है, अलग है। यहाँ पर क्या है, इंसुफिलेशंस जो हम लोग देते हैं, जो CO2 देते हैं, उसका वेंट यहाँ पर लगा हुआ है। इसमें भी आपको यहाँ पर वेंट देखने को मिलेगा। तो अब यहाँ से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कौन सा इसका आंसर होने वाला है। तो आप बोलेंगे वेरिस नीडल, तो वेरिस नीडल अभी आप जस्ट आपको दिखाए तो ये नहीं इसमें होगा। अगर बोलेंगे लेप्रोस्कोपिक ट्रोकार्स विथ कैनुला, तो बोलेंगे हाँ यही इसमें सही आंसर होगा। सक्शन इरिगेशंस कैनुला ये नहीं होगा, सेक्शन इरिगेशंस का अलग आता है। हैसन्स रिट्रैक्टर, ये रिट्रैक्टर नहीं है, तो इसीलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इससे आपको आइडेंटिफाई, एक से आपको कितना क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए सर्जरी से किस तरह का क्वेश्चंस पूछा जाता है, तो आपको सर्जरी में जा करके आपको सर्जरी वाला प्लेलिस्ट में वीडियोज मिल जाएगा, उसमें आपको जा करके देख लेना। अगर इंस्ट्रूमेंट से भी पूछता है तो आपको सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के नाम से भी आपको मेरे प्लेलिस्ट मिल जाएगा, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के नाम से भी मिल जाएगा। वहाँ से आप इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में जान सकते हैं एंड सर्जिकल प्लेलिस्ट के बारे में आपको प्रोसीजर्स, आपका प्लेलिस्ट में आपको इसका प्रोसीजर्स के बारे में मिल जाएगा। वहाँ से आप देख सकते हैं वीडियोज, आपके लिए सारा हम वीडियोज को बना करके अपलोड कर रखे हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। आई होप ये अब तक आपको समझ में आ गया। चलिए 70 में हम लोग बात करते हैं, ऑल आर द कंपोनेंट्स ऑफ वेरकोस। जो होता है वेरकोस के बारे में आपको जानना है। ट्राइड एक्सेप्ट, यानी ट्राइड मतलब क्या होता है, तो 3 बोलिएगा, 3 होता है, ये तो हमको पता है। इनमें से 3 जो ऑप्शन है, वेरिकोस मतलब क्या होता है, इसके बारे में आपको जानना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जब तक नहीं जानेंगे थ्रोम्बो आप लोग जान रहे होंगे कि क्या होता है, इसके बारे में आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको जानना चाहिए। तो चलिए हम लोग पहले आज का आंसर को देखते हैं। इंडोथेलियल इंजरी के बारे में बता रहा है कि ये होगा, या स्टेसिस एक्सेप्ट मतलब क्या है कि इनमें से इस कौन नहीं है, यानी इनमें से 3 होगा, एक नहीं होगा। तो स्टेसिस ऑफ ब्लड फ्लो होगा, या हाइपर कोगुलेटिबिलिटी जो होता है वह होगा, या वैसोडाइलेशन होगा। तो चलिए हम इसको पहले इसका कॉन्सेप्ट को जान लेते हैं, उसके बाद आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए जब भी आपको वेरिकोस के बारे में बात करेगा, वेरिकोस ट्राइड के बारे में बात करेगा, उस टाइम में आपको 3 गो पिलर्स यहाँ पर दिखाई देगा, 3 पिलर्स दिखाई देगा। इसका मतलब क्या होता है, जब भी आपसे पूछा जाएगा थ्रोम्बोसिस होता है, थ्रोम्बोसिस होता है। वेरिकोस के मतलब होता है, देखिए कितना टेक्निकल क्वेश्चंस पूछा गया है। वेरिकोस ट्राइड का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर जो थ्रोम्बोसिस होता है ना, इसी से ये बनाया गया है इस तरह का। इसमें क्या हो सकता है, देखिए एंडोथेलियल इंजरी हो सकता है, जिसको एथेरोस्क्लेरोसिस हम लोग बोलते हैं। इसके बारे में बहुत अच्छे से हम लोग डिस्कस कर रखे हैं किस तरह से होता है। जैसे मान के चलिए ये क्या है, तो ये आर्टरी है। जब ये आर्टरी है तो आर्टरी में क्या होगा, तो पहले सबसे पहले इसका आर्टरी के इनर भाग में इंजरी होगा, इंजरी होगा। यहाँ पर प्लग क्या होगा, प्लग यहाँ पर इकट्ठा होने लगता है, बिल्डअप होने लगता है। इस साइड से भी ऐसे बिल्डअप होने लगता है, ऐसे बिल्डअप होते होते इसको क्या करता है, तो यहाँ इसी को एथेरोस्क्लेरोसिस हम लोग बोलने लगता है। और यहाँ से जो फ्लो हो रहा है हमारा ब्लड को, इसको क्या करेगा, रेसिस्टेंट करने लगेगा, रोकने लगेगा। सबसे ज़्यादा ये कहाँ पर दिक्कत करता है, तो कोरोनरी आर्टरी जो होता है, कोरोनरी आर्टरी हमारा
हार्ट के पास, वहाँ पर जाकर के ये सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है। स्टेसिस ऑफ ब्लड फ्लो, देखिए स्टेसिस ऑफ ब्लड फ्लो क्या होता है, तो यह हमारा जो ब्लड फ्लो होता है, ब्लड फ्लो को अवरोध करने का काम करता है, रोकने का काम करता है, यानी स्लो हो जाता है। जो हमारा ब्लड का जो फ्लो होता है वह एबनॉर्मल हो जाता है, स्लो हो जाता है, वही इसका मतलब क्या होता है। तो ब्लड का जो फ्लो होता है वह क्या होता है, स्लो हो जाता है। ब्लड फ्लो क्या होता है, स्लो हो जाता है। एंड हाइपोकोगुलेबिलिटी जो होता है ये क्या होता है, तो इसका मतलब होता है कि इंक्रीज हो जाता है टेंडेंसी ऑफ ब्लड क्लोट, यानी कि इसमें ब्लड क्लोट्स क्या हो जाता है, इसका टेंडेंसी बढ़ जाता है कि जो ब्लड का जो क्लोट होता है वह क्या होता है, बढ़ जाता है। देखिए ये अब तक आपको समझ में नहीं आया होगा, हमको पता है कि ये आपको अब तक समझ में नहीं आया होगा। चलिए फिर से आपको समझाते हैं कि ये किस तरह से होता है। जो थ्रोम्बोसिस होता है, थ्रोम्बोसिस का मतलब क्या होता है, तो ब्लड का क्लोटिंग होता है। ब्लड का क्या होता है, क्लोटिंग होता है, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। थ्रोम्बोसिस क्या होता है, जब हमारा ब्लड क्या होने लगता है, जमा होने लगता है, यानी क्लोट्स होने लगता है, उस टाइम में ये कंडीशंस देखने को मिलता है। तो इसीलिए क्वेश्चंस पूछा गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में आपको जानना है। अगर इसके बारे में आपको डिटेल में जानना है तो आप जा सकते हैं हमारे चैनल पे, आपको एथेरोस्क्लेरोसिस का एक वीडियोज मिल जाएगा, उस पर हम बहुत डिटेल में बात किए हैं। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाएगा। एथेरोस्क्लेरोसिस आपको याद रख लेना है, और वो आपको मिलेगा हार्ट एंड ब्रेन अटैक वाले प्लेलिस्ट में आपको जा करके ये मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। आई होप ये अब तक आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका डी हो जाएगा। वेसोडायलेशन इसमें नहीं होता है, बाकी ये तीनों इसमें होता है। आई होप ये क्लियर हो गया। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 71 में अगर बात करते हैं तो विच डिसइंफेक्टेंट्स इज इफेक्टिव अगेंस्ट नोरो वायरस, यानी नोरो वायरस जो होता है उसका अगेंस्ट कौन सा डिसइंफेक्टेंट्स इफेक्टिव होता है, वो हमको अब इसमें बात करना है। तो उसमें अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर क्या है, 70% एल्कोहल है, क्लोराहेक्साडीन यहाँ पर है। क्लोरोहेक्साडीन का मतलब क्या है, सेवलोन। सेवलोन के बारे में हम लोग जाने हैं, सेवलोन होता है। सोडियम को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लीच बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर जो होता है वह होता है। क्वांटिटी एमोनियम्स जो कंपाउंड्स होता है ये एक होता है। इनमें से इसमें से अगर हम लोग देखते हैं तो सही इसका आंसर क्या होने वाला है, ये आप में बताइए। नोरो वायरस के बारे में थोड़ा सा आपको तब तक बता देते हैं। नोरो वायरस जो होता है, नोरो वायरस को जानना बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए नोरो वायरस जो होता है एक्यूट गैस्ट्रोइंटेरिटिस इसका मतलब होता है, यही होता है। ये आपको जानना है कि एक्यूट गैस्ट्रोइंटेरिटिस होता है, यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइन जो हमारा होता है, जीआई ट्रैक होता है, उसी में जाकर के ये इन्फ्लामेशन करता है। आइटिस का मतलब क्या होता है, तो इन्फ्लामेशन होता है, इन्फ्लामेशन यहाँ पर होता है। ये आपको समझ में आ रहा है। एक्यूट मतलब कि अभी तुरंत हुआ, क्रोनिक होता है तो लंबे समय से होता है, ये सब आपको समझ में आ रहा है। इन्फ्लामेशन ऑफ द स्टोमक्स एंड इंटेस्टाइन, इनमें क्या हो सकता है, तो इन्फ्लामेशन हो जाता है। इसका प्रिवेंशन का अगर आप लोग बात करते हैं तो इसका यूज ऑफ कॉन्टामिनेटेड सरफेस ब्लीच पाउडर, यानी इसमें हम लोग किसका यूज करते हैं, तो ब्लीच पाउडर का यूज करते हैं। ये जो कंटामिनेटेड जो हॉस्पिटल सीटिंग्स में अगर आप लोग देखेंगे ना, हॉस्पिटल में इस तरह का ब्लीचिंग पाउडर्स दिया जाता है, तब जाकर नोरो वायरस क्या होता है, किल हो पाता है, मार दिया जाता है। तो वो यूज होता है, कंटामिनेटेड जो सरफेस होता है उस पर ब्लीच पाउडर देते हैं, उसके कारण से ये मरता है। प्रिवेंशन में आपको ये याद रखना है। तो इसमें अगर देखते हैं तो सी सोडियम हाइपोक्लोराइड्स, इसमें सही आंसर यही हो जाएगा कि सोडियम हाइपोक्लोराइड्स हो जाएगा। क्लोराहेक्साडीन आपको याद रखना है, इस क्या चीज में रहता है, सेवलोन में रहता है, यह बहुत बार पूछा गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। 72 में अगर बात करते हैं, विच मॉनिटर डिटेक्ट्स हाइपोक्सिया अर्लियर, यानी हाइपोक्सिया में पेशेंट जा रहा है। हाइपोक्सिया मतलब आपको पता है कि लैक ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा। लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जब कमी हो जाएगा तो उसको हम लोग हाइपोक्सिया बोलते हैं। वह किस कंडीशन में हो सकता है, EtCO2 से हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं। देखिए EtCO2 से भी डिटेक्ट करते हैं, लेकिन अर्लियर बोल रहा है SpO2, यानी कि जो हम लोग सेचुरेशन जो होता है, ऑक्सीजन सेचुरेशन होता है, मेन इंपॉर्टेंस यही है, इसी से हम लोग पता कर पाते हैं। इसमें हम उतना
आपको नहीं जाएंगे, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, तो आपको ये सॉल्व कर लेना है। जो हमारा ऑक्सीजन का जो लेवल होता है ब्लड में, उसको डिटेक्ट करता है कौन? ऑक्सीमीटर करता है। ऑक्सीमीटर के बारे में आप लोग जान रहे होंगे कि पल्स ऑक्सीमीटर जो होता है, पल्स ऑक्सीमीटर जो होता है वही इसको डिटेक्ट करता है, जिसका सही आंसर आ गया है कि बी इसका सही आंसर होगा। कैप्नोग्राफी भी होता है, हाइपोवेंटिलेशन जब होता है, एपनिया में जाता है तो उस टाइम में ATCO2 को काम करता है कैप्नोग्राफी, लेकिन इसका SpO2 होगा। आई होप ये आपको अंडरस्टूड हो गया होगा। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे अगर बात करते हैं 73 में, तो इसमें बोल रहा है कि व्हाट इज द की डिफरेंस बिटवीन बिनाइन एंड मेलिग्नेंस न्यूप्लाज्म, यानी बिनाइन एंड मेलिग्नेंस के बारे में बोल रहा है कि न्यूप्लाज्म, कि इसका दोनों का डिफरेंस क्या होगा। की डिफरेंस का बात कर रहा है कि डिफरेंस क्या होगा बेनाइन एंड मेलिग्नेंट। बेनाइन और मेलिग्नेंट के बारे में आप लोग जान रहे होंगे कि ये दोनों क्या है, तो दोनों ट्यूमर है। दोनों क्या है, तो दोनों ट्यूमर है। इसमें से अगर बेनाइन ट्यूमर्स ग्रो फास्टर देन मेलिग्नेंट ट्यूमर, अगर हम इन दोनों के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं होगा। सबसे पहले इसके बारे में आपको जानना है कि बेनाइन ट्यूमर यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है और यहाँ पर मेलिग्नेंट ट्यूमर आपको देखने को मिलेगा। चलिए इन दोनों को की फीचर्स जो है उसको हम लोग पहले देख लेते हैं। बेनाइन्स के बारे में हम इधर लिख रहे हैं। बेनाइन्स में क्या होता है कि लोकेलाइज्ड होता है। ये इसमें क्या होता है, तो ये लोकेलाइज्ड, जितना हम लिखते हैं ना तो वह सब आपको लिख लेना है अपना नोट्स पे। लोकेलाइज्ड होता है, उसके बाद ये होता है नॉन इनवेसिव होता है, नॉन इन्वेसिव होता है। उसके बाद मेटास्टेसिस होता है, मेटास्टेसिस होता है। देखिए लोकलाइज्ड आपको पता है कि कोई लोकल एक एरिया में होगा, स्पेशलाइज्ड एक होता है, एक लोकलाइज्ड होता है। लोकलाइज्ड कोई एक बॉडी का लोकल एरिया में जहाँ हुआ वहीं पर ये रहेगा, बिनाइन वहीं पर रहेगा। नॉन इन्वेसिव यानी कि नॉन इन्वेसिव का मतलब कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर ये क्या है, ये लेयर जो आपको दिख रहा होगा, तो ये लेयर आप बोलिएगा कि ये सबक्यूटेनियस क्या है, लेयर है, सबक्यूटेनियस लेयर है। यहाँ पर क्या है, डर्मिस है, एपिडर्मिस यहाँ पर दिख रहा हो, तो ये क्या सुपरफिशियली आपको दिख रहा होगा, सुपरफिशियली दिख रहा होगा, इसीलिए नॉन इन्वेसिव इसको हम लोग बोल सकते हैं। अगर इन्वेसिव का बात करेंगे तो ये क्या होगा, इन्वेसिव होगा। लेकिन मेलिग्नेंट जो होगा वो क्या होगा, इन्वेसिव होगा। चलिए मेलिग्नेंट्स के बारे में भी कुछ शब्द यहाँ पर लिख देते हैं। ये क्या होता है, तो इनवेसिव ये होता है, यानी इनवेसिव होता है एंड कैपेबल ऑफ मेटास्टेसिस होता है, यानी इसके पास क्या हो, कैपेबिलिटी ये होता है कि कैपेबल होता है मेटास्टेसिस के बारे में। ये आपको बताते हैं ये क्या होता है, भी आपको समझ में आएगा। मेटास्टेसिस के लिए ये क्या होता है, कैपेबल होता है। कौन, तो मेलिग्नेंट्स कैपेबल होता है। ये आपको समझ में आ गया है कि ये क्या होता है। देखिए जब स्प्रेड होता है ऑफ कैंसर सेल फ्रॉम द ओरिजिनल ट्यूमर साइट्स टू डिस्टेंस पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जिसमें मेलिग्नेंट्स में क्या होता है, मेटास्टेसिस का मतलब ही होता है कि एक यानी कि वन पार्ट्स टू एनोदर पार्ट्स में क्या होगा, स्प्लिट हो जाएगा, यानी स्प्लिट यहाँ पर होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं मेटास्टेसिस बोलते हैं। मेलिग्नेंट जो होता है, ट्यूमर के बाद क्या होता है, कैंसर होता है। तो ट्यूमर जो होता है, देखिए ये किस तरह बनता है, जो एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाता है, जो सेल्स में एक गो सेल्स है, इसमें एबनॉर्मल ग्रोथ होता है, वही क्या होता है, बढ़ करके ट्यूमर की तरह बन जाता है। ट्यूमर होता है बेनाइन ट्यूमर, आपको समझ में आ गया। ये क्या होता है, तो लोकेलाइज्ड होता है, नॉन इन्वेसिव होता है, मेटास्टेसिस नो मेटास्टोसिस होता है। सॉरी यहाँ पर आपको हमको लिखना था नो मेटास्टोसिस, यहाँ पर लिखना था कि बेनाइन्स क्या होता है, नो मेटास्टोसिस होता है। ये एक जगह से दूसरे जगह नहीं स्प्लिट होता है। लेकिन आपको मेलिग्नेंट्स क्या होता है, एक जगह से दूसरे जगह स्प्लिट हो सकता है, इसलिए इसको मेटास्टोसिस बोले। कैपेबल होता है कौन, तो मेलिग्नेंट्स कैपेबल होता है मेटास्टोसिस में, एक जगह से दूसरे जगह इसमें स्प्लिट हो सकता है। ये इन्वेसिव भी होता है। लेकिन बेनाइन में क्या होता है, लोकेलाइज्ड होता है, कहीं एक जगह यहाँ पर ये अवेलेबल रहता है। तो ये अब तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसको हम लोग क्या करते हैं, तो क्वेश्चंस को अब सॉल्व करेंगे, आप इसको समझ में आ जाएगा। दोनों के डिफरेंस का हम की पॉइंट्स को देख लिए। बेनाइन ट्यूमर्स ग्रो फास्टर देन मेलिग्नेंट ट्यूमर, तो आप बोलिएगा नहीं,
यहाँ पर क्या होगा, इसमें ये आंसर गलत हो जाएगा। ए क्या हो जाएगा, यहाँ पर गलत हो जाएगा कि बेनाइन जो ट्यूमर्स होता है ग्रो फास्टर देन मेलिग्नेंस, तो मेलिग्नेंस से फास्ट बेनाइंस नहीं ग्रो करता है, मेलिग्नेंस ही ग्रो करता है। बेनाइन ट्यूमर्स आर ऑलवेज पेनफुल, तो ये भी आप बोलेंगे नहीं, ये भी ऑलवेज हमेशा पेनफुल नहीं रहता है। मेलिग्नेंस ट्यूमर्स इन्वेड्स सराउंडिंग्स टिश्यू एंड कैन मेटास्टोसिस, यानी मेलिग्नेंस के बारे में बोल रहा है कि इन्वेड्स रहता है सराउंडिंग टिश्यू एंड मेटास्टोसिस। देखिए यहाँ पर एक चीज़ तो आपको यहाँ पर मिल गया है कि क्या होता है, मेटास्टेसिस होता है, यानी एक जगह से स्प्रिट हो सकता है, पूरा बॉडी में ये फैल सकता है। मेलिग्नेंस ट्यूमर्स होता है इन्वेसिव्स होता है, सराउंडिंग टिश्यू में यह स्प्रिट कर सकता है। यह अब तक हमको ऑप्शन लग रहा है। आगे हम देखते हैं मेलिग्नेंस ट्यूमर्स आर ऑलवेज कैप्सुलेटेड, यानी मेलिग्नेंस क्या होता है, कैप्सुलेटेड नहीं रहता, यह क्या होता है, स्प्रिट करता है, फट करके ये फैल सकता है, तो ये भी नहीं होगा, इसीलिए इसका आंसर सी होगा आपके लिए। अब तक ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं 74 में अगर बात करते हैं तो व्हाट इज अ की डिफरेंस बिटवीन क्रोन्स डिजीज एंड अल्सरनेटिव्स कोलाइटिस, जो है इसका की डिफरेंस के बारे में पूछ रहा है। बड़ा क्वेश्चन इसमें क्या हो रहा है, जटिल क्वेश्चन पूछ रहा है, की डिफरेंस पूछ रहा है। अगर इसमें आप थोड़ा सा भी मिस्टेक करते हैं तो आपसे क्या हो सकता है, गलत हो सकता है। तो चलिए इसका पहले हम लोग की डिफरेंस को देख लेते हैं कि इसका की डिफरेंस क्या होता है, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। क्रोन डिजीज जो है इसके बारे में हम लोग को जानना है, उसके बाद अल्सरनेटिव्स जो कोलाइटिस है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेना है, उसके बाद से ये समझ में आएगा। देखिए इसमें क्या होता है, माउथ टू एनस, ये जो डिजीज होता है ना, माउथ टू एनस तक ये फैल सकता है। अगर वही हम लोग अल्सरनेटिव्स कोलाइटिस की बात करेंगे तो वो कोलोन एंड रेक्टम्स में ही सिर्फ रहता है। ये क्या होता है, कोलोन एंड रेक्टम्स ओनली, यानी ये रेक्टम तक ही सिर्फ रहता है, क्लोन एंड रेक्टम तक रहता है। कौन, अल्सरनेटिव्स कोलाइटिस रहता है। ये आपको समझ में आ गया। एस्किप्ड लीजन्स करता है, प्लस टर्म्स इसमें करता है, इन्फ्लामेशन करता है, फिस्टुलास बना सकता है, कौन, क्रोरेंस बना सकता है। तो ये आपको समझ में आ गया। क्रोरेंस डिजीज अफेक्ट्स ओनली द क्लोन, यानी कि यहाँ पर क्या बोला, क्रोरेंस डिजीज ओनली टू द क्लोन, नहीं, यहाँ पर ये क्या हो सकता है, माउथ से लेकर के एनस तक ये फैला हुआ रहता है, तो ये इसमें नहीं होगा। वेयर्स अल्सरनेटिव कोलाइटिस अफेक्ट्स द एंटायर जीआई ट्रैक्ट, ये भी इसमें ये आंसर गलत हो जा रहा है, क्योंकि इसमें हम क्लोन एंड रेक्टम्स में ये फैलता है, कौन, अल्सरनेटिव्स कोलाइटिस एंड क्रोहन्स जो डिजीज है ये माउथ टू एनस तक जाता है, ये पूरा जीआई ट्रैक में जाता है, तो ये इसीलिए गलत हो गया। क्रोहन्स डिजीज कॉजेज ट्रांसमुलस इन्फ्लामेशंस एंड स्किप्ड लीजन, वेयर्स अल्सरनेटिव कोलाइटिस कॉजेज कंटिन्यूअस म्यूकोसल इन्फ्लामेशन लिमिटिंग टू द क्लोन। इसमें हमको लग रहा है कि ये क्वेश्चन हो सकता है सही। देखिए और आगे हम लोग देखते हैं, अल्सरनेटिव कोलाइटिस कॉमनली कॉजेज फिस्टुला फॉर्मेशंस, वेयर्स कोरेंस डिजीज डज नॉट, यानी कि ये भी हमको आंसर गलत लग रहा है। क्यों कि यहाँ पर बोल रहा है कॉजेज, यहाँ पर कॉमनली जो इसका बोल रहा है कॉजेज क्या फिस्टुला करता है, तो ये इसका कॉमन ये नहीं है कि इससे फिस्टुला करता है, इसीलिए गलत हो गया। डी में अगर बात करते हैं, कोरेंस डिजीज ऑलवेज इन्वॉल्व्स द रेक्टम्स, यानी देखिए ये सिर्फ बोल रहा है ऑलवेज, हमेशा क्या रेक्टम में रहता है, तो नहीं, ये माउथ से लेकर के एनस तक में कहीं भी हो सकता है, इसीलिए ये भी गलत हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं बी, तो यहाँ पर हमारा परफेक्ट आंसर इसका बी ही आ रहा है। तो आई होप ये अब तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं 75 में अगर हम लोग बात करते हैं, 75 में अगर बात करते हैं तो विच एनेस्थेटिक्स एजेंट इज प्रीफर्ड्स इन हेमोडायनेमिकली अनस्टेबल पेशेंट। हेमोडायनेमिकली अनस्टेबल का मतलब क्या है, हेमोडायनेमिक मतलब कि ब्लड का जो हमारा फ्लो है, ब्लड का जो फ्लो है वो अनस्टेबल है, ब्लड का जो फ्लो है वो अनस्टेबल है। ये आपको समझ में आ रहा होगा कि ब्लड का जो फ्लो का बात होगा तो उस टाइम में क्या क्या इन्वॉल्व हो जाएगा, तो बीपी इन्वॉल्व हो जाएगा। आप तुरंत बोलेंगे कि इसमें क्या क्या इन्वॉल्व हो जाएगा, तो बीपी यहाँ पर इन्वॉल्व हो जाएगा, हमारा हार्ट का जो रेट है वो इन्वॉल्व हो जाएगा। इन सबको क्या हो जाता है, हेमोडायनेमिकली अनस्टेबल जब बोलेगा तो हो जाएगा।
इसका आंसर बोल रहा है कि इसमें से कौन सा एनेस्थेटिक एजेंट देंगे, थायोपेंटोन देंगे, इटोमिडेट्स देंगे, प्रोपोफोल देंगे, केटामिन देंगे। तो चारों में से इसमें कौन सा होगा, तो वो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा होगा। अगर प्रोपोफोल का बात हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर, अगर प्रोपोफोल का बात करेंगे तो प्रोपोफोल क्या होता है, तो हाइपोटेंशन रहता है और वेसोडाइलेशन करता है। ये आप लोग को पता है कि ये क्या करता है, तो हाइपोवेंटिलेशन करता है, सॉरी हाइपोटेंशन करता है, हाइपोटेंशन करता है एंड और एक काम करता है ये क्या, वेसोडाइलेशन करता है, वेसोडाइलेशन करता है। ये सबको क्लियर है कि प्रोपोफोल ये दोनों करता है। जब हाइपोटेंशन होगा तो उस टाइम में क्या क्या हो सकता है, तो बोलिएगा उस टाइम में डिक्रीज हो सकता है क्या, तो बीपी डिक्रीज हो सकता है, क्या हो सकता है, हार्ट रेट कम हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है, ये हो सकता है। वेसोडाइलेशन का सेम मेन कॉन्सेप्ट आप सबको पता है कि जब यहाँ वेसल्स है, वेसल्स का ये डायमीटर है, डायमीटर मान के चलिए कि कितना है, 1 mm है, 1 mm है। अगर यही 1 mm से क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो करके 1 mm से इंक्रीज हो करके 2 mm हो जाएगा या कुछ पॉइंट्स बढ़ेगा। जैसे ये इंक्रीज होगा तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, डायलेट कर गया, यानी फैल गया, इसका एरिया क्या होगा, तो ये एरिया इसका बढ़ जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, तो बड़ा हो जाएगा, बड़ा होगा। जैसे ये बड़ा होगा तो इसमें जो हमारा ब्लड का जो फोर्स था वो कम हो जाएगा, बीपी का जो है बीपी कम होने लगेगा, इसीलिए इसको हाइपोटेंशन में पेशेंट जाने लगता है। वेसोडाइलेशन और हाइपोटेंशन एक दूसरे से क्या होता है, मिला हुआ, जैसे वेसोडाइलेशन होगा हाइपोटेंशन में पेशेंट चले जाएगा। जो हम मेडिसिन का यूज करते हैं, जब बीपी किसी का बढ़ा हुआ रहता है, मेडिसिन का जो यूज करते हैं तो वो क्या करता है, वेसोडाइलेट करता है, बीपी को फॉल कर देता है। तो यह आपको समझ में आ गया। केटामिन का क्या काम है, केटामिन का भी कुछ इंपॉर्टेंस काम है। ये क्या करता है, तो हार्ट रेट्स को बढ़ा देता है, बीपी को बढ़ाने का काम करता है। ये इसमें देखिए ये क्या करता है, तो हार्ट रेट को बढ़ा देता है, उसके बाद बीपी को भी ये बढ़ा देता है। तो आपको ये समझ में आ गया कि ये क्या करता होगा, तो वेसो कॉन्ट्रैक्शन करता होगा। ये भी क्लियर हो गया। इसमें क्या बोल रहा है, तो प्रीफर्स हेमोडायनेमिक अनस्टेबल पेशेंट। हेमोडायनेमिक अनस्टेबल पेशेंट्स के बारे में ये बात कर रहा है कि उसका ब्लड का जो फ्लो है, बीपी, हार्ट रेट, ये सब स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल है। थायोपेंटोन की जब बात करते हैं, मायोकार्डियल्स डिप्रेशन एंड हाइपोटेंशन ये भी करता है, ये भी आपको जानना चाहिए। अगर इटोमेडेट्स की बात करते हैं, इटोमेडेट्स प्रोसीजर से मिनिमल क्या करता है, कार्डियोवेस्कुलर डिप्रेशन करता है। ये कार्डियोवेस्कुलर पर जो इटोमेडेट्स जो है, ये कार्डियोवेस्कुलर पे बहुत कम डिप्रेस करता है, मेकिंग इट द इंडक्शन एजेंट्स ऑफ चॉइस इन हेमोडायनेमिकली अनस्टेबल पेशेंट्स। जैसे शॉक पेशेंट हो गया, शॉक पेशेंट में हम लोग दे सकते हैं, सीवियर हाइपोटेंशन पेशेंट में हम इसका यूज कर सकते हैं, कार्डियक डिजीज वाले पेशेंट में कर सकते हैं, ट्रोमा पेशेंट में यूज कर सकते हैं, कौन, इटोमाइडेट्स का यूज तब कर सकते हैं। तो इसका आप नोट्स में इसको लिख सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 76 में मैक्सिमम एयरवे इरिटेशन से कॉजेज बाय, यानी कि मैक्सिमम इरिटेशन इसमें कौन करता है, हम लोग प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से इसमें बात कर रखे हैं। तो आप इसका आंसर बहुत अच्छे से कर सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका अगर आंसर का बात करेंगे तो इसका आंसर ए होगा, डेस्फ्लोरेन होगा। इस पर हम बहुत अच्छे से बात कर रखे हैं। आगे हम लोग बात करते हैं 77 में बात करते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन ऑस्मेटिक्स लैक्टेटिव जो होता है वो उस पर बात करते हैं। लेक्टोलोस जो होता है, लेक्टोलोस, इसका लेक्टोलोस क्या होगा, सही आंसर इसका लेक्टोलोस हो जाएगा। ये लेक्टोलोस क्या होता है, तो उसको आपको जानना है। लेक्टोलोस इज अ नॉन एब्जॉर्बेबल शुगर होता है। ये क्या होता है, नॉन एब्जॉर्बेबल शुगर होता है, ये आपको जानना है कि लेक्टोलोस क्या होता है, नॉन एब्जॉर्बेबल ऑस्मोटिक्स जो लैक्टेटिव होता है, इसी से ये रिलेटेड होता है। ये बहुत हार्ड क्वेश्चन है, तो इसको आपको जानना है कि ये क्या होता है, नॉन एब्जॉर्बेबल शुगर होता है। क्या होता है, तो नॉन एब्जॉर्बेबल शुगर, नॉन एब्जॉर्बेबल शुगर होता है, ये आपको समझ में आना चाहिए। तो ये जब इंटेस्टाइन में जाता है ना, इंटेस्टाइन में जाता है, इंटेस्टाइन में हमारा जाता है, तो वो क्या करता है, स्टूल जो होता है ना, स्टूल को सॉफ्ट करने का काम करता है, स्टूल को सॉफ्ट करने का ये काम करता है। क्या करता है, प्रमोटिंग्स करता है, बोवेल मूवमेंट्स को भी ये क्या करता है, प्रमोट करता है। बोवेल्स का जो मूवमेंट्स होता है, इंटेस्टाइन्स का जो बोवेल होता है, बोवेल का
मूवमेंट्स को प्रमोट करता है। इससे क्या होता है, जो कॉन्स्टिपेशन होता है तो उससे ये ठीक हो सकता है। इलेक्ट्रोलॉस जो होता है वो इसमें काम करता है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग देखते हैं 78, ये आपको कंप्यूटर से आ गया है। कंप्यूटर से भी क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो ये कंप्यूटर्स का क्वेश्चन से, जावा वॉज डेवलप्ड बाय विच कंपनी, यानी कौन सा कंपनी जावा को डेवलप किया है वो आपको बतलाना है। तो जावा क्या है, तो एक आईटी कंपनी है। ये क्या है, एक आईटी कंपनी है। जावा क्या है, एक आईटी कंपनी है। सॉफ्टवेयर भी बोल सकते हैं, सॉफ्टवेयर कंपनी भी इसको बोल सकते हैं। तो इसको डेवलप कौन कौन किया है, आईबीएम किया है, माइक्रोसॉफ्ट किया है, ओरेकल किया है या गूगल किया है। इसके बारे में आपको जान, इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ओरेकल होता। ओरेकल वही कंपनी इसको क्या किया, डेवलप किया। जावा इसी को डेवलप किया है। आगे हम लोग बात करते हैं 79 में। अगर बात करते हैं, ये भी क्या है, कंप्यूटर से ही ये क्वेश्चन पूछा गया। व्हाट इज द फास्टेस्ट एक्सेस मेमोरी स्टोरेज इन अ कंप्यूटर, यानी कौन सा इसमें से फास्टेस्ट होता है। रैम होता है, हार्ड डिस्क होता है यानी एचडीडी होता है, कैचेज मेमोरी होता है या एसएसडी होता है। तो अगर हम लोग रैम का बात करते हैं तो रैम क्या होता है, तो रैम के बारे में रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, इसके बारे में आप लोग जान रहे होंगे। एसएसडी के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो एसएसडी क्या होता है, सॉलिड स्टेट्स ड्राइव इसको बोलते हैं। एचडीडी मतलब क्या होता है, तो हार्ड डिस्क ड्राइव होता है। तो इसका अगर सही आंसर को हम लोग देखते हैं, मेमोरी का स्पीड ऑर्डर को अगर बात करते हैं, मेमोरी स्पीड ऑर्डर का अगर बात करते हैं तो इसमें अगर हम लोग देखते हैं तो सबसे पहले इसमें क्या होगा, सबसे पहले कैच मेमोरी हो जाता है, कैच मेमोरी होता है। उसके बाद कौन करता है, तो रैम करता है। उसके बाद रैम से जैसे ही आगे बढ़िएगा एसएसडी होता है। उससे अगर आगे बढ़िएगा तो क्या होगा, एचडीडी होता है। तो इसमें सबसे अगर बातें फास्टेस्ट एक्सेस कौन ले पाता है, तो कैच मेमोरी करता है। इसका सही आंसर सी हो जाएगा, कैचेज मेमोरी इसका सही आंसर होगा। ये आपको याद रखना है। 80 लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। वन वर्ड सब्सटीट्यूशंस ए पर्सन विथ लिमिटेड नॉलेज, यानी एक वो पर्सन है उसके पास लिमिटेड नॉलेज है, हु प्रेटेंड्स टू बी नॉलेजेबल, यानी कि वो अपने आप को नॉलेजेबल दिखाता है। तो इसका क्या होगा, तो आंसर एक्सपर्ट। इसको आप क्या बोलिएगा, एक्सपर्ट बोलिएगा नहीं। एक्सपर्ट का मतलब क्या होता है कि जो अपने काम में बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होता है उसको एक्सपर्ट बोलते हैं। तो ये आपको गलत इसका आंसर हो जाएगा। स्कॉलर, स्कॉलर का मतलब क्या होता है, अगर स्कॉलर का बात करते हैं, अगर पीएचडी कोई करता है, पीएचडी अगर कोई करता है तो उस टाइम में आप उसका देखिएगा स्कॉलर आपको देखने को मिलेगा। स्कॉलर का मतलब होता है शोधार्थी। हिंदी में अगर देखिएगा ना, स्कॉलर का मतलब होता है शोधार्थी, यानी एक कोई एक सब्जेक्ट्स में उसको क्या है, बहुत ज़्यादा नॉलेज है। उसके बाद कार्लेटन, कार्लेटन का मतलब होता है, कार्लेटन का अगर बात कीजिएगा तो कार्लेटन का मतलब होता है कि हमको लगता है यही इसका सही आंसर होगा। कार्लेटन भी इसका सही। इंटेलेक्चुअल का अगर बात करते हैं, इंटेलेक्चुअल का मतलब होता है कि अति बुद्धिमान आदमी क्या होता है, बहुत ज़्यादा उसके पास नॉलेज होता है। मोर क्या होता है, नॉलेज होता है, नॉलेज होता है, उसको हम लोग बोलते हैं। इसीलिए इसका सही आंसर ये दोनों नहीं होगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, कार्लेटन हो सकता है इसका सही आंसर। आई होप ये अब तक आपको समझ में आ गया होगा। तो लास्ट जो इसका पार्ट है, लास्ट पार्ट 5, अब 5 को आप लोग जरूर देखिएगा और हमारे कमेंट्स बॉक्स में आप जरूर बताइएगा कि ये वीडियो, ये सीरीज आपको कैसा लगा। अगर और इससे रिलेटेड और कोई आपको डाउट है, कोई अगर सॉल्यूशन चाहिए तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं। अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ करके आप पीडीएफ भी कलेक्ट कर सकते हैं। एंड अगर ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, इससे कि जो भी वीडियो हम अपलोड करें वे आपके पास सबसे पहले
पहुंच सके एंड अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक पढ़ते रहे, प्रैक्टिस करते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।